नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार फिर से इतिहास के एनसीईआरटी के सेशन लेकर आए हैं। यह इसका तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कुछ खास है आज की वीडियो में, कैसे कैसे प्रश्न है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पा से प्राप्त बाँट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाँटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मनकों के निर्माण में कर्निलियन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्यों? क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जबकि यहाँ चूना पत्थर नहीं आएगा, यहाँ पर चर्ट पत्थर आएगा, ना कि चूना पत्थर आएगा। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों? हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों के शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की खोज की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, सही बात है। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही बात है। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, एकदम सही बात है। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ये बात भी सही है। लेकिन अगर दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल नहीं होगा। तांबे और कांसे से औजार हथियार बनाए जाते थे, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा तांबे और कांसे का जो उपयोग है वो गहने और बर्तन बनाने में भी किया जाता था, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और जब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो यानी कि पहला और तीसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी। किस तरीके से तैयार किया जाता है? जब बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है, तो यह फेंस कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा नहीं है। पहला, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। दोनों स्टेटमेंट अभी तक सही हैं। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये बात भी सही है। सभी हड़प्पा नगरों के सिंचाई के लिए पर्याप्त जल से प्राप्त हो जाता था, यानी कि जो पर्याप्त जल था वो वर्षा के जल से प्राप्त हो जाता था। चौथा स्टेटमेंट कहता है, अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है जो जल जो है पर्याप्त हो जाता था, जबकि यह बात सही नहीं है। सिंचाई के लिए वर्षा का जल पर्याप्त नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती थी, तो इसलिए यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि पहला, दूसरा, ये चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। क्या पूछा है इसमें? गलत पूछा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, केवल 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि हड़प्पा कालीन में जो नगर थे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन एक नगर ऐसा था जो कि 3 भागों में विभाजित था। कौन सा था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि धोलावीरा। धोलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, यह हड़प्पा कालीन एक नगर है जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। धोलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खेल का मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खोदा गया था। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति, साथ में सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष और साथ ही चांदी के एक फूलदान के ढक्कन के अवशेष भी मिले हैं। ये पूरी एडिशनल जानकारी है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पाकालीन मोहर और मोहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। और पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं जो इसकी एडिशनल जानकारी है। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। जैसा कि आजकल भी अगर हम देखें, आजकल भी ये ट्रेंड चालू है। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहा जाता था। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। यह ट्रेंड आजकल भी लागू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, ना कि उन्हें पढ़ा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका अगर देखें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि सभी सूक्तों को जो सूक्तों की रचना है वो पुरुषों द्वारा नहीं की गई थी, केवल कुछ सूक्तों की रचना जो है महिला के द्वारा भी की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बल्कि जबकि दूसरा और तीसरा सही। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। देख लेते हैं इसकी एडिशनल जानकारी। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इसे पढ़ा जाता था, ये बात सही है। रचना से कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था, यानी कि पहले केवल इसे उसका उच्चारण और श्रवण किया जाता था, लिखने की प्रक्रिया बहुत समय बाद हुई। इस छापने का काम लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है, यानी कि 200 वर्ष पूर्व ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। ऋग्वेद में 100 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। जो जितनी प्रार्थनाएं में सूक्त कहा गया, और जो सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उल्लेख सबसे कम हुआ है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना या व्यास? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4। गंगा और यमुना का जो है सबसे कम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद की अगर बात करें तो। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? व्यास होगी, सतलज होगी और अन्य नदियां जो है इनका वर्णन कई बार हुआ है, यानी कि बार बार हुआ है। परंतु गंगा और यमुना की अगर बात करें तो इनका उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए कि गंगा का और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सबसे बार किसका वर्णन हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सबसे पवित्र नदी माना गया यहाँ पर सरस्वती को। ये एडिशनल जानकारी नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। इस काल में युद्ध के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। क्या पूछा है इसमें? कौन सा सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर केवल नहीं होगा, सरदारों और पुरोहितों में युद्ध का धन जो है बांटा जाता था, लेकिन इसके अलावा आम जनता में भी यह धन बांटा जाता था। बात कर लेते हैं इसकी एडिशनल जानकारी की। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, और शेष भाग जो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी। ये यहाँ पर इसे ध्यान से देख लीजिएगा, इस समय कोई भी स्थायी सेना नहीं थी। ये इसे अलग से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो बस साथियों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।